स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बच्चों, जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना भी इस चैप्टर में प्रश्न है सारे प्रश्नों का उत्तर आज के क्लास में लोग जानेंगे। तो सभी बच्चे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ से आपका अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। आपका जो आपको खाली स्थान है उसमें उचित शब्द भरकर आपको खाली स्थान को भरना है, पूर्ति करना है, ठीक है। फर्स्ट में कहता है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। बच्चों देखिएगा जहाँ पर जंतु रह रहा है, ठीक है ना, जैसे वन में रह रहा है तो अगर वन में ही हम उसको संरक्षित कर देंगे, उसका जहाँ प्राकृतिक आवास मतलब जहाँ पर वह जंगल में रह रहा था, अगर जंगल में ही उसको हम संरक्षित करेंगे तो उसको हम लोग अभ्यारण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभ्यारण्य बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता दिया ना। आगे देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। तो विशेष क्षेत्र का स्पीसीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? विशेष, बोलिएगा विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है, ठीक है ना। विशेष क्षेत्र की स्पीसीज कहलाती है। ओके, आगे है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आप लोग भरिएगा, जल्दी से भरिए आप लोग। जलवायु ओके, भर लिए ना आप लोग। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला क्या करना है, रिक्त स्थान का जो पूर्ति करने वाला था भर लेना है। आइए बच्चे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। चलिए हम लोग समझते हैं उत्तर को। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना PDF ओपन कर लिया। तो जो भरने वाला था उसको प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दे दिया। आप लोग भर लीजिएगा ना सारे बच्चे। क्या कीजिएगा, देखिए जो फर्स्ट में अभ्यारण्य भरना था, दूसरा वाला और तीसरा वाला, इसको भरने वाला था तो मैंने इसको दे दिया है। आप लोग भर लीजिएगा। और अब जो अंतर वाला है बाबू, चलिए अंतर वाला हम लोग जानते। तो सारे बच्चे पहले लिखिएगा कि वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर। इस प्रकार देकर आप 2 कॉलम बनाइएगा इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लोग कॉलम बनाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा वन्य प्राणी संसाधन, यहाँ लिखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ओके, अब इधर पॉइंट देकर लिखिए यह वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, अर्थात ये वैसा वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं संसाधन का उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है ना। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है बाबू? जो वन्य जीवन में पौधा जंतु रहता है ना, उसको वहीं पर आदिवासी के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु क्या होता है, बड़ा सा संरक्षित क्षेत्र होता है। लेकिन वन्य प्राणी संसाधन में क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से आवास कर सकते हैं, उनको है ना जो भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग है वो वहीं पर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वन्य प्राणी उद्यान बोलते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा। एंड दोनों में अंतर किस प्रकार से लिखना है इसको आप लोगों ने लिख लिया। आगे बोल रहा था आपको कि चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर लिखने के लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखिएगा चिड़ियाघर, इधर बनाइएगा अभ्यारण्य। चिड़िया में आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिए बच्चों। चिड़ियाघर क्या होता है उसको समझिए। वह स्थान होता है जहाँ जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अभ्यारण्य क्या होता है सर? तो अभ्यारण्य में वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। दोनों में जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर मतलब ये नहीं समझिएगा सिर्फ चिड़िया का संरक्षण होगा, नहीं, जंतु का संरक्षण किया जाता है सभी को, ठीक है ना। चलिए अभ्यारण्य में क्या होता है बच्चा, कि जो जैसे वन्य जंतु है, मान लीजिए ये कोई वन है और यहाँ पर जो जंतु निवास करता है, इस वन जंतु को यहीं पर बाबू वही बने में क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है बच्चा, आप देखिएगा चिड़ियाघर जू वगैरह आप लोग देखने घूमने जाते होंगे तो आप देखिएगा मतलब मानव के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, कृत्रिम आवास होता है, अर्थात मानव के द्वारा बनाए गए आवास में वो चिड़िया मतलब जो जंतु होता है ना वो सब रहता है। लेकिन यहाँ अभ्यारण्य में क्या होता है बच्चा, प्राकृतिक आवास में रहता है, अर्थात जो पर जहाँ वन है बाबू वहीं पर उसको संरक्षित किया जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है बच्चों, जंतुओं को तैयार किया हुआ भोजन दिया जाता है। जो जंतु जो हम बनाएंगे भोजन, वो भोजन उसको देंगे जो जंतु जैसा खाता है। लेकिन अभ्यारण्य जो होता है ना बच्चा, अभ्यारण्य में वनों से ही जो जंतु को क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। क्यों जी? क्योंकि अभ्यारण्य वाला जो जंतु होता है वो वन में ही रहता
जाता है। अब वन में आप लोग जानते होंगे बाबू पेड़ पौधा है बाबू, लकड़ी वगैरह है, वहाँ पर बहुत सारा भोजन वगैरह का प्रबंध है, तो वही भोजन जो है उसको वन से ही प्राप्त होगा। समझ गए ना आप लोग किस प्रकार से अंतर लिखना है। आगे आइए बच्चों, आगे कहता है कि संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज में अंतर लिखना। तो बच्चों एक बार आप लोग जल्दी से कॉलम बनाइएगा, यहाँ पर कॉलम बनाइए, तो संकटापन्न स्पीसीज, इधर बनाइए विलुप्त स्पीसीज, और लिखना शुरू कीजिए कि ये ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। और विलुप्त स्पीसीज क्या होता है, तो बोलेंगे ये ऐसी स्पीसीज है जो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना, विलुप्त हो गया। मतलब संकटापन्न कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी संकट में है। मान लीजिए अगर इसका संख्या अगर 500 है बाबू, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, कभी उसका 450 हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद 400 हो जाएगा, कुछ दिन बाद 300 हो जाएगा, मतलब खत्म होने के कगार पर है, अभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन विलुप्त स्पीसीज कहने मतलब जो भी देखने को नहीं मिलेगा, विलुप्त हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुकी है, ठीक है ना। ये विलुप्त हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार इसका ऐसा हमको संख्या जो घटते हुए दिख रहा है ना, इससे हमको लग रहा है कि संकटापन्न स्पीसीज का विलुप्त होने के कगार पर विलुप्त हो सकती है, लेकिन अभी हुई नहीं है। जैसे में आप लोग बाघ बोल दीजिए बाबू, ये भी देखिएगा बाघ का संख्या निरंतर घटते ही जा रहा है, लेकिन विलुप्त स्पीसीज में देखिएगा ये विलुप्त हो चुका है। कौन? डायनासोर। डायनासोर एक ऐसा जब पहले दिखने को मिलता था, बट अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है। और ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विलुप्त स्पीसीज बोलते हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बाबू आपका कहता है कि वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताओ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग फिर से कॉलम बना के लिखिएगा, जो भी लिखिएगा कॉलम बनाकर ही लिखना है। इधर बनाइएगा वनस्पति जात, इधर प्राणी जात। अब लिखना शुरू कीजिए प्यारे बच्चे। लिखिए किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहलाते हैं। जैसे में साल ले लीजिए, सागौन ले लीजिए, ये सब वृक्ष है। ये जो बाबू पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये वनस्पति जात हैं। लेकिन वहीं पर प्राणी जात की बात करें तो बोलेंगे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे में हिरन लीजिए, चीता लीजिए आदि, ये तो पंचमढ़ी क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लिया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चे आपका क्या कहता है, ध्यान से समझना, सारे बच्चे लिखना है। कहता है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। निम्न पर क्या? वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे आप लोग बाबू, जो आपका जो पीढ़ी होगा वो कौन है? भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होगी वही, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनोन्मूलन का, इसके बारे में हमको क्या करना है? चर्चा करना और लिखना है चर्चा करके। ओके, तो आइए बच्चों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग लिखिएगा सबसे पहले वन्य प्राणी। क्या लिखिए बच्चों? वन्य प्राणी। और इस पे लिखना शुरू कीजिए कि वनोन्मूलन की वजह से वन्य प्राणी के आश्रय स्थल समाप्त हो रहे। अब हम वन का, जो हम वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, तो वन को हटा रहे हैं, वन को जो समाप्त कर रहे हैं, इससे वन प्राणी जो है ना, इसका रहने का जगह जो है ना, इसका क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। वन्य प्राणियों को दूसरे स्थानों पर आश्रय लेना पड़ता है। इससे बहुत सी स्पीशीज संकटापन्न अथवा विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। क्लियर? समझ में आ गया ना। अब दूसरा देना बच्चा पर्यावरण। पर्यावरण जो है बाबू, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या लिखोगे? लिखोगे कि वनोन्मूलन से सबसे अधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है और भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। इससे वर्षा और भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है बच्चे? कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है वनोन्मूलन से। आगे बढ़िए प्यारे बच्चे, आगे जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा कि वनोन्मूलन के कारण बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किसानों पर पड़ता है। उसके ग्रामीण जीवन पर क्या होता है? बुरा इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जो बाबू पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण जो चैप्टर है ना, इसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का, इसको में क्या लिखना बच्चा? लिखना कि वनोन्मूलन से शहरी क्षेत्र का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। देखिए वनों का, अगर हम वन का जो उन्मूलन कर रहे हैं, वन को जो समाप्त कर रहे हैं, वन की जो कटाई कर रहे हैं, इससे शहरी क्षेत्र का प्रदूषण बाबू बढ़ता है, ठीक है ना। शहर में शुद्ध हवा जो होती है ना, ये नहीं मिलती है, शुद्ध हवा विलुप्त होते जा रहा है, जिससे श्वसन रोग उत्पन्न होता है। बाबू अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो हमको सांस लेने में
प्रॉब्लम होगा, जिससे हमारा शोषण रोग क्या होगा, उत्पन्न होगा। वनों के विलुप्त होने से कभी कभी जंगली जानवर भी शहर में प्रवेश कर भयानक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना बच्चा, आप लोग समझ गए ना। आगे बच्चों देखिए, पृथ्वी पर जो है वनोन्मूलन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या लिखोगे, लिखना बच्चों कि वनोन्मूलन से पृथ्वी विश्व उष्णन हो रहा है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे बर्फीली पहाड़ों की बर्फ पिघलकर पृथ्वी की जलमग्न कर रही है, जिससे कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ आदि की संभावना बढ़ जाती है और पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मजा आया कि नहीं आप लोग बताना हमको नीचे कमेंट करके। ओके, चलना अगली पीढ़ी पर क्या इफेक्ट पड़ेगी वनोन्मूलन का, इसमें क्या लिखोगे, लिखना बच्चा कि वनोन्मूलन की वजह से पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या, बहुत सारी स्पीशीज का विलुप्त होना, पृथ्वी का ताप बढ़ना आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कि अगली पीढ़ी को भविष्य में अंधकार में होगा, अर्थात उनका जो जीवन होगा ना अंधकार में होगा। ओके, तो पृथ्वी पर उनका जीवन अधिक लंबे समय तक नहीं संभव हो सकता है। आप लोग देखिए बाबू, अभी ही आप लोग देखिएगा, आपके जो पापा के जो दादी होंगे, आपके पापा की दादी होंगे, या मम्मी की जो आपकी मम्मी की जो है दादी होंगे, ठीक है ना, आपकी मम्मी की जो दादी होंगे, इनका उम्र देखिएगा बाबू 110, 115, पहले का जमाना का जो लोग होता था उसका 115, 110, 100 प्लस ये उम्र जाता था, ठीक है ना, 100 से ज़्यादा साल जाता था। लेकिन आजकल देखिए बाबू, बहुत हो गया 60, 70, बहुत 80 तक जाते जाते समाप्त हो जाते हैं। तो ये बाबू ये सब क्या है, वही प्रभाव पड़ रहा है हम लोग पर, ठीक है ना। आज देखिएगा हर चीज़, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं सब में बाबू देखिएगा, सब जो अभी देखिएगा हर महीना आप लोग कोई भी महीना कोई भी सब्जी खोजिए, सब दिन उपलब्ध हो जाता है। क्यों जी, ये सब प्रभाव बाबू की खाद पानी का बना हुआ होता है, जिससे हम लोग को इफेक्ट करता है। ओके ना, आगे बढ़िए बच्चे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 का था बच्चा, क्या होगा यदि अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहे, अगर किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा। तो बच्चा अगर हम क्या होगा, अगर मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे इसको, उससे पहले बता देते हैं, अगर आप लोग पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण इस चैप्टर को पढ़ने चाहते हैं तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट जो है 499 रुपया में 1 साल के लिए पढ़ाता हूँ। आपको जो क्लास मिलता है वो बोर्ड पर मिलता है, बोर्ड पर आपको लेक्चर मिलेगा। तो आप लोग जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लास का 499 फी है 1 साल के लिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड करना प्यारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोग को कोर्स परचेज कर लेना। अगर कोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आओ अब हम समझते हैं बच्चे क्या होगा यदि ये वृक्षों की कटाई करते रहे। तो बच्चा लिखना आप लोग कि अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे वन्य प्राणी जो हैं विलुप्त हो जाएंगे। अब बताइए बाबू, अगर वन्य में जो रहने वाले जीव हैं, अगर हम वन्य कटाई कर दें तो उसका प्राणी का बाबू विलुप्त हो जाएगा, वो रहेगा कहाँ में जी। वन्य पेड़ पौधा भी गायब हो जाएगा, प्रदूषण का भी खतरा और अधिक हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, प्रकृति के द्वारा वैसा अचानक होने वाली घटना जिससे जो होता है ना तुरंत होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं आपदा, ठीक है ना। तथा मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप लोग देखते हैं बाबू कभी कभी गांव में बाढ़ वगैरह आता है, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वही हुआ कौन, प्राकृतिक आपदा ही हुआ, ठीक है ना। चलना दूसरा कहता है क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो बच्चा लिखना किसी जंतु के आवास बाधित होने से उसका संरक्षण का संभव नहीं है, ठीक है ना। वो संरक्षण कभी भी नहीं रह पाएगा, परंतु उसकी प्राकृतिक आदतों में परिवर्तन हो सकता है। अगर हम उसका आवास में बाधित कर दे तो उसका संरक्षण तो संभव है, परंतु उसका प्राकृतिक आदत बदल जाएगा। हम बताइए कोई जीव है अगर अभी वन में रह रहा है, अगर हमारे पास रहेगा, अगर हम उसको आवास उसका बाधित कर दे, इधर उधर भटकेगा तो उसका प्राकृतिक आदत बदल जाएगा ना। जैसा माहौल में आप रहिएगा वैसा बन जाइएगा। कुछ बच्चा अगर अच्छा संगति में रहता तो वो अच्छा बन जाता, कुछ बच्चा खराब संगति में रहता तो खराब बन जाता। तो वही बात है, अगर हम प्राकृतिक इस जंतु को अगर उसका आवास में बाधित हो दे तो संरक्षण तो रहेगा भाई हर कोई। अगर आप ही देखिए अभी कुछ बच्चा होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे, क्या वो जिंदा नहीं रह रहा है बाबू, किसी तरह तो मांग मांग कर भी खा रहा है ना, उसका जीवन चल रहा है, बट उसका जीवन जो है ना अच्छा नहीं चल रहा है, ये बात तो सही है बाबू। उसी प्रकार ये जंतु का आवास अगर हम बाधित कर दे तो उसका संरक्षण तो रहेगा बट उसका प्राकृतिक आदत में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। चलना तीसरा कहता बाबू कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चा बोलना कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने से उसकी निचली परत दिखाई देने लगेगी, ह्यूमस भी मिट्टी से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर पड़ेगा। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। ओके, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए आगे देखते बच्चों, आगे का आपका कहता है कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। आपको संक्षेप में उत्तर देना है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो चलिए उत्तर हम लोग समझते हैं।
तो बच्चों आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, लिखिएगा जैव विविधता का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे पृथ्वी पर हमारा जीवन है ना, इससे पर्यावरण प्रभावित होगा, इसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। सेकंड में कहता है बाबू कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो बच्चा बोलना आप लोग कि संरक्षित वन्य जंतु के लिए पूर्ण रूप से इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके इन्हें नष्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, तीसरा आप लोग देखिएगा बच्चा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो बच्चों आप लोग आंसर में लिखिएगा कि कुछ आदिवासी जो हैं वो वन जंगल पर निर्भर करते हैं, वे आज भी अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते हैं तथा पेड़ की छाल, जंतुओं की खाल से बने हुए वस्त्र को क्या करते हैं, पहनते हैं। चौथा प्रश्न बाबू कहता है कि वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या हैं? बच्चा बोलना आप लोग कि वनोन्मूलन के मुख्य कारक औद्योगिकरण, शहरीकरण, खेती के लिए भूमि भीषण सूखा, वनों से अग्निकांड आदि हैं। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही है, इसके अतिरिक्त प्रदूषण, विश्व उष्णन, भूमि की उर्वरता में कमी आदि से मनुष्य का जीवन क्या हो रहा है बाबू, संकटापन्न हो रहा है, संकटमय में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में लिख लीजिएगा। पांचवा बाबू आपका कह रहा है कि रेड डाटा बुक क्या है, पांचवा क्या कहता है, रेड डाटा बुक क्या। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं रेड डाटा बुक क्या होता है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना बच्चा, क्या लिखोगे बच्चों की रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड आ जाता है। संकटापन्न स्पीसीज का मतलब हुआ चाहे वह पौधा संकटापन्न हो या चाहे वह जीव हो, कोई भी होगा, अगर वह संकटापन्न है तो उसको क्या, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। और पौधा जंतुओं को अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग क्या करेंगे, रेड डाटा पुस्तक होता है। पौधा के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक होता है, जंतु के लिए अलग होता है। ठीक है ना, आगे देखना बच्चा कहता है प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि पक्षियों का एक क्षेत्र से सुदूर क्षेत्र में जाना उसका प्रवास कहलाता है। और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण ही ये प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर बाबू उसका जो है ना वहाँ अंडे देने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ मूल आवास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण वह स्थान उसके लिए जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता, जिसके कारण वह क्या करते हैं, वो अपना क्षेत्र से दूसरा सुदूर क्षेत्र में जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं। आई होप कि बच्चों समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे तरीके से समझ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वनों की वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा करना है और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर में, इसको समझ लेते हैं। चलिए बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि वर्तमान में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना सर, वर्तमान में जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है ना, उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियां और आवास भी उतना ही आवश्यक है सर। अगर मान लो जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए हमको भोजन चाहिए, भोजन कहाँ से मिलेगा, तो बाबू बहुत ज़्यादा फैक्ट्री होगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री होगा तो उसमें लोग काम करेगा, लोग काम करके रुपया कमाएगा, तभी तो सबको क्या, जनसंख्या जो भी वृद्धि होगा तो अपना बच्चा को कैसे आप लोग पढ़ाएगा। तो उसके लिए क्या, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा। तो रोजगार कहाँ पर करेगा बाबू, फैक्ट्री जाएगा और रहेगा कम। मान लो अगर जनसंख्या में वृद्धि हो गया तो उसको रहने के लिए भी चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपका ये घर है, अगर आप मान लीजिए इसमें एक पिता है और उसका 2 गो बच्चा है, तो 2 बच्चा है, इनके पास इतना बड़ा जमीन है, इसमें एक ही परिवार रहते थे, अब 2 गो परिवार होगा तो अब इतना बड़ा तो रह नहीं सकते हैं, इसके लिए और भी उनको आवास चाहिए। तो आवास काम लेंगे तो उनका कोई खेत होगा, उनका क्या होगा, खेत होगा जहाँ पर वन वगैरह लगाए होंगे, तो वो क्या करेंगे, उस वन की कटाई करेंगे तब ना वहाँ पर रहेंगे। तो इससे क्या होता है बच्चा, इससे क्या होता है कि इससे वन जो होता है ना बाबू, इसका क्या होता है, उन्मूलन होता है, तो वनोन्मूलन इसको हम लोग बोलते हैं। तो फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है। एक नया शब्द आप लोग के सामने आया बाबू, बुनियादी आवश्यकता। बुनियादी आवश्यकता कहने का मतलब हुआ वैसा अवस्था जो चाहिए ही। जैसे देखिए आदमी के लिए क्या, रोटी मकान कपड़ा, क्या बोले बच्चे, रोटी मकान कपड़ा, ये बुनियादी आवश्यकता है, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो रोटी मकान कपड़ा बाबू ये बुनियादी आवश्यकता है, इसको हमको हर हालत में चाहिए। तो इन आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए मनुष्य को क्या करता है, वनों को साफ करके भूमि तैयार करता है। बताया ना आपको, मान लीजिए कोई पिता है और उनका 2 बेटा है, अगर एक बेटा अब मान लो यहाँ पर रह पाएगा तो एक बेटा कहाँ पड़ेगा, तो उनके लिए उनको वन को खाली करना पड़ेगा। तो इससे वनों का क्या होता है, साफ करके भूमि तैयार किया जाता है, क्योंकि उनके वनों के अतिरिक्त कहीं खाली जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरी ओर वनों के साफ होने से वन्य प्राणी का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है और आदिवासी जाति भी विलुप्त होती जा रही है। इससे साथ ही क्या होता है, जीवन यापन हेतु भूमि कम होती जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढना हो आवश्यक है बाबू, ठीक है ना। तो वनों की कटाई इनका क्या है, विकल्प नहीं है। तो बच्चे आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में किस प्रकार से लिखना है। मैंने आपको अपना 100% समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं। अपने द्वारा की जाने वाली योगदान क्रियाओं की सूची तैयार करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग उत्तर समझते हैं कैसे लिखना है आपको। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा आप लोग, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्न योगदान दे सकते हैं। पहला तो आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधा लगाएंगे, है ना, लगाएंगे ताकि हरियाली बना रहे। दूसरा, जागरूकता अभियान चलाएंगे कि जो लोग नहीं है बाबू उनको भी, जो लोग नहीं जानकारी है कि पौधा लगाने से हरियाली बनाए रखेंगे, इससे हमको बेनिफिट है, हमको शुद्ध वायु मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। तो उनको भी हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, उनको बताएंगे नहीं पेड़ पौधा लगाइए ताकि हरियाली बना रहेगा, तो इससे हम लोग शुद्ध रहेंगे, हमारा जो माहौल है, हमारा जो पर्यावरण है ये दूषित नहीं होगा, ये स्वच्छ रहेगा। तीसरा, वन महोत्सव का आयोजन करेंगे, वन का महोत्सव बनाएंगे, है ना, तो इससे भी क्या होगा, उनमें जागरूकता आएगा, ठीक है ना। चौथा, जन्म दिवस की और शादी आदि उत्सवों पर पौधा उपहार देकर हम अपने गांव में क्या करेंगे, हरियाली बनाए रखेंगे। पांचवा, मनुष्य को नर्सरी मुक्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर क्या करेंगे बच्चा, हम अपने गाँव में आसपास में हरियाली बनाकर रख सकते हैं। छठा, आम जनता को वनों के महत्व के बारे में क्या करेंगे बच्चे, जानकारी देंगे। सातवां, इस कार्य करने के लिए हमें अपने मित्रों और पड़ोसियों की सहायता करना मतलब लेना चाहिए या सहयोग लेना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, कहता है आपका कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार से कम हुई है, समझाइए। लिखिएगा उत्तर में बच्चों कि वनोन्मूलन से सर वृक्षों में कमी हुई है। अब बताओ, अगर हम वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं, तो उससे वृक्ष में कमी हो जाएगा। इससे वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में भी कमी आएगी। इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण करती है, तथा इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वर्षा दर में क्या होता है बच्चा, कमी हो जाती है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ चुका होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का था कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र करना है, भारत के रेखा मानचित्र पर उसकी स्थिति को दर्शाना है। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है तो उसको हम लोग लिखेंगे। अगर कोई बच्चा बिहार से हुआ तो बिहार वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको लिखेगा। देखना आप लोग, देखिए बाबू, लिखिएगा जैसे मध्य प्रदेश से तो लिखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे में है, हमारे राज्य में, जो कि उमरिया शहडोल में है। दूसरा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला में है बाबू, एमपी, मंडला एमपी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी एमपी में है बच्चा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर एमपी में है बाबू। बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट कहाँ बाबू, एमपी में है। मंडला राष्ट्रीय उद्यान मंडला ये भी एमपी में है। तो अपना राज्य का लिखना है, ठीक है ना। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। जो वन विहार होता है वो कारेश्वर खांडला है, डायनासोर जीवाश्म ईंधन जो है, मतलब जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चा, इस प्रकार लिख लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग सारा बना देना, ये सब एमपी का है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, अगर कोई बच्चा बिहार से होगा तो बिहार वाला लिखना। अगर आप लोग को बिहार का नहीं पता है बाबू राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग पता भी कर सकते हैं, गूगल वगैरह से भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो टीचर होंगे उनसे पूछेगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर देना कि सर हमको जो क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास 1 साइंस चैप्टर नंबर 5 का, तो वहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, बिहार में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसका लिस्ट हम आपको भेज देंगे, तो वहां से देखकर आप लोग लिख सकते हो। ओके ना। चलना आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है बाबू, कहता है हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उसकी कार्य की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो लिखना उत्तर में कि हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करना चाहिए। हमें 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों की आवश्यकता होती है। मान लो अगर 1 टन कागज बनाना है तो 17 पूर्ण रूपेण जो बढ़िया से विकसित वृक्ष है उसका आवश्यकता हुआ।
कागज की बचत से वनों के साथ साथ कागज के उत्पादन के लिए प्रयुक्त जल जो होता है, ऊर्जा जो होता है, हानिकारक रासायनिक जो होते हैं, ये सभी की बचत होगी। अब बता लो ये नहीं होता है ना सिर्फ बने से बन जाएगा कागज, नहीं बाबू, उसके लिए जल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, रसायन चाहिए, तो इस सब का भी बचत होगा जी। तो हम निम्न दो के द्वारा कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग बताइएगा कि हम कागज का क्या करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे, लगभग 5 से 7 बार तक हम उसको क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण करेंगे, कागज का पुनः उपयोग करेंगे, कागज का मित व्ययता से उपयोग करेंगे, ठीक है ना। कागज की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, कंप्यूटर का उपयोग करेंगे जिससे कागज पर ज़्यादा चीज लिखना ना पड़े, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर हुआ, इस पर डाटा हम लोग ज़्यादा बनाते हैं तो हमको कागज का काम उतना नहीं पड़ता। जैसे स्कूल वगैरह में आप लोग देखिएगा बाबू, हम लोग को जैसे मान लो अगर हम ये जो हम लोग इस क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये हमका कंप्यूटर से पीडीएफ बनाए और आप लोग को कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं बाबू, अगर हम यही क्या करते कॉपी पर लिखते तो ये कागज बचाए, कागज क्या होगा। अब ये नहीं होगा कि सर अब हम जाएंगे स्कूल पढ़ने के लिए कंप्यूटर लेकर नहीं जाएंगे, नहीं बाबू, उतना भी नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये मतलब ज़्यादा बर्बाद, बहुत सारा बच्चा क्या करता है इस पेज में इतना ही लिखेगा, इतना बर्बाद करेगा, नहीं बात, ऐसा नहीं करना है आपको, गलत बात है ना। चलना आगे देखना बच्चा कहता है कि ऊपर से नीचे की ओर मतलब दी गई पहेली को पूरा करना बाबू की विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक क्या कहलाता है बच्चा, जो विलुप्त जो देखिए यहाँ पर कहता है विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक जो होता है बच्चा ये क्या कहलाता है, रेड डाटा, वो तो बोलेंगे रेड डाटा, रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक, हाँ पुस्तक, पुस्तक हो गया। चलना इस प्रकार भर लेना रेड डाटा पुस्तक, ओके। चलना अब बाबू यहाँ पर कहता है आपका क्या विलुप्त हुई स्पीसीज क्या कहलाता है, संकटापन, क्या कहलाता है बच्चा, संकटापन, संकटापन हो गया ना, इस प्रकार भरोगे। यहाँ पर देखना दूसरा कहता है पृथ्वी का वह जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जैव मंडल बोलते हैं, जैव मंडल, जैव मंडल हो गया, ठीक है ना। अच्छा हो गया ना बाबू, तो विलुप्त हुए संकटापन्न बता दिए ना। चलना आगे और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप लोग। अब ये जो भी बचा है इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, कुछ आपके लिए भी रहने देते हैं बस। अब आप लोग का कुछ होमवर्क भी बच जाएगा बाबू, कुछ होमवर्क भी हमको देना पड़ता है, तो होमवर्क आप लोग के लिए रहा बाबू कि इसको याद कर लीजिएगा, आपने क्या सीखा इसको याद कर लीजिएगा। और हाँ ये सब जो भी प्रमुख शब्द है इस पर मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है बाबू। पढ़ने के लिए क्या करना होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा, आप लोग को माई ऐप को डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको माई ऐप पर 1 साल का क्लास 499 रुपया में मिलता है, तो वहाँ से आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।